बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो मोटरवे पर रेप केस हुआ है उसके कुछ इंकशाफात हैं मेरे पास और वो मैं सारे अभी आपके सामने रख देता हूँ। चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं और कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से ना सिर्फ बचा जा सके बल्कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे अहम इक़दाम उठाने पड़ेंगे, ख़ास तौर पर पुलिस को। अब इसके वाक़यात को मैं ज़रा एक सीक्वेंस के साथ आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझने में मदद मिले कि एक्चुअली यहाँ पे किसका क्या रोल था और पुलिस का किरदार इतना अहम क्यों है इस वाक़े में। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पुलिस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसी इलाके में मेरी बिल्कुल थोड़ी सी ज़मीन है दरिया के किनारे, और वहाँ मैं अक्सर आता जाता हूँ। और जब से ये वाक़या हुआ है मैं 3 मरतबा इस जगह पे गया हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों को मिला हूँ और लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की है। सिर्फ इस वाक़े के मुतालिक नहीं बल्कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक, इस इलाके के मुतालिक, इस शहरा के मुतालिक, यहाँ मौजूद पुलिस के मुतालिक और पुलिस का जो किरदार है उसके मुतालिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब ज़रा उस दिन पे आप वापस चले जाएं 8 तारीख पे, जब ये खातून डीएचए से निकली और इन्होंने रिंग रोड पे आने के बाद सियालकोट लाहौर मोटरवे का इंतखाब किया। ये इस रोड पे चढ़ी और ये पहुंची सबसे पहले टोल प्लाज़ा पे। लगभग 12:30-1 बजे का वक्त था। इन्होंने टोल प्लाज़ा पे आके ये कहा कि पेट्रोल पंप कितनी दूर है, तो उन्होंने इनको बताया कि यहाँ से पेट्रोल पंप आपको काला कताई रोड से अगर आप नीचे उतरेंगे तो आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा और उस तरफ है पेट्रोल पंप। इधर रास्ते में इस रोड के ऊपर भी पेट्रोल पंप्स नहीं बने, इस किस्म की फैसिलिटीज़ फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं। अब ये टोल प्लाज़ा वो पहली जगह है जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि खातून है, उनके साथ बच्चे हैं छोटे और उनकी गाड़ी में पेट्रोल कम है। ये खातून वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे गई उस टोल प्लाज़ा से। वो जगह मैंने देखी है, वो नीचे जंगल है साथ ही। जब ये 3 किलोमीटर आगे गई तो वहाँ इनकी गाड़ी झटके खा के बंद हो गई। वो गाड़ी इन्होंने बिल्कुल साइड पे लगा दी और क्योंकि ये बाहर से आई हैं फ्रांस से, तो इनको एटिकेट्स का पता है। इन्होंने फौरी तौर पे जो है वो अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी, जो ब्लिंक करती रहती हैं, येलो लाइट्स होती हैं। वो लाइट्स ऑन करने के बाद ये इंतज़ार करने लगी कि इनकी मदद आए। इन्होंने फ़ोन किया अपने कज़न को। उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि हम इनकी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। हमारी एक सहाफ़ी हैं, उनका रब्ता भी हुआ है फ़रिया अदरीस साहिबा का इन फैमिली से, और उन्होंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। वो भी आपके सामने मैं रखूंगा और ये सारे लिंक अभी जुड़ जाएंगे कि पुलिस का किरदार क्या है। ये खातून 3 किलोमीटर दूर पहुंची, इनकी गाड़ी रुक गई। इन्होंने पहला फ़ोन किया अपने कज़न को और उन्होंने कहा कि मैं इस सिचुएशन में आ गई हूँ कि मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और मैं घर के लिए आ रही थी गुजरांवाला और पेट्रोल ख़त्म हो गया और यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है और यहाँ पे अंधेरा है, आसपास कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई दे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल अंधेरे वाला टाइम नहीं था। 8 तारीख को चांद की रोशनी थोड़ी बहुत मौजूद थी सड़क पे, क्योंकि ये डेड मून का टाइम नहीं था। ये चांद बेशक नीचे के दिनों में जा रहा था लेकिन इन रातों में यहाँ पे रोशनी होती है लेट नाइट इस एरिया में, ख़ास तौर पे दरिया के इलाके में। तो इन्होंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की और उसके बाद ये गाड़ी के अंदर बैठ गई। उन्होंने इनसे कहा कि आप 130 पे रब्ता करें, ये मोटरवे का एक नंबर है। इन्होंने मोटरवे पे रब्ता किया। उन्होंने इनको एक और नंबर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ये जुरिस्डिक्शन या इलाका हमारा नहीं बनता, लेकिन आपकी मदद हम ये कर देते हैं कि आपका रब्ता करवा देते हैं लोकल पुलिस से। उसके बाद इस खातून ने लोकल पुलिस से रब्ता किया। लोकल पुलिस को इस खातून ने यह बताया, जो नंबर उन्होंने दिया, इन्होंने उनको ये बताया कि मेरे साथ बच्चे हैं, मैं गाड़ी में अकेली हूँ और मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मुझे पेट्रोल चाहिए ताकि मैं आगे ट्रैवल कर सकूँ। तो लोकल पुलिस ने इनसे पूछा कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए, तो इस पे इस खातून ने बताया कि मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल आप दे दें तो मैं आगे से जाके जो शहर के एरिया में या जीटी रोड पे या किसी जगह पे मैं दाखिल हो जाऊंगी तो वहाँ से मैं पेट्रोल ले लूँगी। 1000 का पेट्रोल इस गाड़ी में बहुत है। इस गाड़ी में 1000 का पेट्रोल उनको गुजरांवाला भी पहुँचा सकता है। तो उन्होंने कहा जी 1000 का पेट्रोल आप मेरे लिए ले आएँ ताकि वो कैरी करना भी आसान हो, एक छोटे कैन के अंदर आ भी जाए और ला के वो गाड़ी में डालें और गाड़ी चल पड़े। पुलिस वालों ने कहा जी कि हम पेट्रोल लेकर आ रहे हैं और 1 घंटा और 40 मिनट तक पुलिस नहीं आई। अब ये जो मुल्ज़िमान है ज़रा इनके नाम आप गौर से सुने। पहला मुल्ज़िम है आबिद अली, दूसरा मुल्ज़िम है शफ़कत अली,
अच्छा, तीसरा एक बंदा जो इनको छोड़ के चला गया था, उसने इस डकैती में या इस वारदात में इनके साथ हिस्सा नहीं लिया, उसका नाम है इकबाल इलियास उर्फ बाला मिस्त्री। इनका एक चौथा दोस्त भी है जो आजकल जेल में है, जिसका नाम है अली शेर। ये अली शेर और आबिद अली जो है ये 8 अगस्त को गिरफ्तार हो गए थे डकैती की वारदात में। 8 अगस्त को इसी साल, अभी ये लगभग इन्होंने ये वक़ूआ अभी किया है, तो ये अगस्त में गिरफ्तार हो गए थे डकैती की वारदात में, 1 महीना पहले। और ये बंदा जो है वो अदालत से ज़मानत के ऊपर छूट गया, आबिद अली। तो हमारा यहाँ पे ये जुडिशल और इन्वेस्टिगेशन का ये सिस्टम है कि मुलजिम जो है वो पैसे देता है पुलिस वालों को, और पुलिस वाले अदालत में जो है वो नामुकम्मल चीज़ें पेश करते हैं, उसका फ़ायदा लेता है मुलजिम, वहाँ पे एक वकील को खड़ा करता है, जज के ऊपर दबाव बढ़ता है और उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो वो जो अली शेर है वो तो जेल में है, लेकिन आबिद अली जो है वो किसी तरह मैनेज करके ज़मानत करवा के बाहर आ गया। इस आबिद अली ने उस रात राब्ता किया शफकत अली से और इकबाल इलियास उर्फ बाला मिस्त्री से कि आओ डकैती करते हैं और वारदात करते हैं। ये वारदात करने किस इलाके में पहुंचे? ये करोल घाटी का इलाका है। अच्छा, ना इस इलाके से ताल्लुक़ है आबिद अली का, ना इस इलाके से ताल्लुक़ है शफकत अली का, ना इस इलाके से ताल्लुक़ है इकबाल इलियास उर्फ बाला मिस्त्री का। तो इस इलाके से अगर इनका ताल्लुक़ नहीं है तो यहाँ पे ये डकैती करने कैसे आ सकते हैं? ये सारा एरिया वैसे ही क्रिमिनल्स का है, यहाँ पे लोकल क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप बहुत हैं, यहाँ लोगों के पास नाजायज़ असलहा बहुत है, यहाँ डकैती की राजनी की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे कत्लो गारतगिरी इस एरिया में लाहौर में सबसे ज़्यादा होती है, स्मगलर इस इलाके में रहते हैं। तो उनकी मौजूदगी में यहाँ बाहर से क्रिमिनल्स आके क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ इनका ऐसा कौन जानने वाला था जिसने इनको ये हौसला दिया कि आप आइए और आके आप यहाँ पे डकैती करें, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। इसके बगैर डाकू जाके शाहराह के ऊपर डकैती नहीं करते। घरों में डकैती करना, अचानक डकैती करना किसी जगह पे, रॉबरी, वो एक अलग बात है, लेकिन एक शाहराह को बार बार बंद करना, बार बार वहां पे लोगों को रोक के डकैती करना या मौके से फायदा उठाना, ये एक अलग बात है। जब खातून ने पुलिस को फोन किया तो 1 घंटा और 40 मिनट तक कोई नहीं आया। 1 घंटा और 40 मिनट तक कोई नहीं आया। और जो पुलिस वालों से फोन किया उन्होंने इनसे कहा कि आप हमें अपनी लोकेशन बताएं। तो खातून ने फिर व्हाट्सएप के ऊपर उनको लोकेशन भेजी कि एग्जैक्ट मैं इस जगह पे मौजूद हूं और आप 1000 रुपए का वो पेट्रोल लेके आप आ जाएं। अच्छा, अब जब खातून ने अपनी लोकेशन पुलिस को व्हाट्सएप पे भेजी तो उसके बाद 2:44 पे खातून ने आखिरी दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड की अपने मोबाइल में, और उसके बाद 2:47 पे ये मुलजिमान आते हैं। 2 लोग, आबिद अली और शफकत अली, ये दोनों लोग आते हैं 2:47 पे, आके खातून को धमकाते हैं कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। वो गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलती, इन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ा, आबिद अली का ब्लड जो है, खून वो हाथ से निकला और वो गाड़ी में फैल गया। ये जो खून उसका फैल गया, यही वो सबूत है जिसकी बिना पे इनको पता चला, क्योंकि आबिद अली पहले कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ था, उसका रिकॉर्ड मौजूद था, तो वहाँ से वो पता चलना शुरू हो गया कि ये बंदा है जिसने ये क्राइम किया। वो पहले भी कई दफ़ा पकड़ा जा चुका है। रेप के केसेस की भी उसको आदत है, वो पहले भी रेप करता रहा है, ख़वातीन के साथ ज़्यादती वो पहले भी करता रहा डकैतियों के दौरान। अब आबिद अली का खून निकल गया, इन्होंने ज़बरदस्ती खातून को बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला, 2 साल के बच्चे को गोद में उठा के ये खातून को धकेलते रहे कि हमारे साथ नीचे चलो। डकैती करने के बाद खातून मुजामत करती रही, वो सड़क पे भागना शुरू हो गई। इतने में एक आदमी वहां से गुजरा, खालिद मसूद नामी रागीर, ये बहुत स्पीड में जा रहा था गाड़ी में, रोड के दूसरी तरफ। अच्छा, इस रोड का जो बीच में वो है फुटपाथ है या बैरियर है, वो इतना नीचे है कि रोड के दोनों तरफ नजर आता है। मैंने आपको बताया मैं अक्सर यहां से गुजरता हूं और इस इलाके को अब मैं अच्छी तरह देख के आया हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि वहां हुआ क्या। जिस जगह पे ये वारदात हो रही है उसके पीछे बिल्कुल नीचे जंगल है, उल्टी तरफ, उल्टे हाथ पे बिल्कुल नीचे, जिस हाथ से ये गाड़ी जा रही थी उसी साइड पे नीचे एक जंगल है। उस जंगल को कहते हैं करोल घाटी का जंगल। करोल घाटी इलाके का नाम है, करोल दा जंगल लोग वहां पे पंजाबी में कहते हैं। ये करोल का जंगल है। इस जंगल के अंदर एक स्टेडियम भी बना हुआ, अगर आप वहां से गुजरे तो आपको फ्लड लाइट्स लगी हुई आपको नजर आएंगी। उस स्टेडियम के करीब अगर आप बाहर वाली साइड पे हैं तो यहां पे एक पुलिस चौकी है, और इस जंगल के अंदर और इसके किनारों के ऊपर कुछ घर हैं जहां पे पुलिस ने टॉर्चर सेल बना रखे हैं। पुलिस का एक टॉर्चर सेल के हवाले से भी एक SHO की वीडियो आप देख रहे होंगे, उसको गिरफ्तार कर दिया CCP लाहौर ने, जो अपने आप को मारने की धमकियां दे रहा है। एक्चुअली ये बहुत जालिम आदमी था, ये वहां पे डकैतियां करवाता था, ये वहां पे लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे लूटता था,
ये लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करवाने के लिए मासूम लोगों को गिरफ्तार कर लेता था और उनकी ज़मीनों पे दूसरे लोगों के कब्जे करवा देता था। तो ये इंतहाई 2 नंबर बंदा था जो एसएचओ था। सीसीपीओ ने बिल्कुल ठीक काम किया, नौकरी से फारिग करें, इसको गिरफ्तार करें और इसको सज़ा दिलवाएं, क्योंकि कितने ही मासूमों का खून जो है वो इन लोगों के जो दामन के ऊपर है। अब यहाँ पुलिस भी मौजूद है और डकैत भी मौजूद है और ये जगह इतनी करीब है कि यहाँ से अगर ज़ोर ज़ोर से आप चिल्लाएं इस जगह पे खड़े होके तो पुलिस चौकी तक आवाज़ ज़रूर जाएगी। और रात के उस वक्त यहां पे डकैती करना जहां नीचे पुलिस की चौकी मौजूद है, ये बंदे रोज यहां डकैती करते हैं, इनको नहीं पता कि नीचे पुलिस की चौकी है। तो ये वहां डकैती क्यों कर रहे थे? किसने इनको गारंटी दी थी कि आप डकैती करें, आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा? अब क्योंकि ये आदमी हैबिचुअल है, आदी मुजरिम है रेप करने का खवातीन का, तो इसने जब डकैती की तो फौरी तौर पर इसने ये प्लान किया कि मैं इस खातून का रेप भी करूंगा। ये बच्चों को घसीट के, पहले 2 साल के बच्चे को नीचे ले गए, बाकियों को घसीट के नीचे ले गए, उनके सर के ऊपर पिस्तौल रख दिया, खातून को मजबूर कर दिया कि वो मज़ामत बंद करे। इन दोनों ने खातून के साथ रेप किया, आबिद अली ने और शफकत अली ने। अच्छा, इस बीच में जो सड़क के ऊपर से आदमी गुजरा था ना, खालिद मसूद नामी राहगीर, उसने 15 पे कॉल कर दी, लोकल पुलिस को नहीं, 15 पे कॉल की। उसने जब 15 पे कॉल की तो फौरी तौर पे क्या हुआ, वहां से उन्होंने डॉल्फिन को बताया। डॉल्फिन वाले वहां पे करीब गश्त कर रहे थे परली तरफ रिंग रोड पे, वो फौरन इस तरफ आए, उन्होंने आगे देखा एक गाड़ी खड़ी है, उसका शीशा टूटा हुआ है। वो फौरी तौर पे वो घबरा गए, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया डॉल्फिन वालों ने। और फिर उनमें से एक आदमी नीचे उतरा। जब वो नीचे उतरा तो उसको एक बच्चे का जूता नजर आया। वो थोड़ा और आगे गया तो उसको एक और जूता नजर आया। उसके बाद उस आदमी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और ऊपर खड़े हुए डॉल्फिन वाले ने 2 फायर भी किए। शफकत के मुताबिक जो गिरफ्तार हो चुका है, जिसको अब 14 दिन का रिमांड है उसका और उसकी शनाख्त पीरियड होनी है, शफकत के मुताबिक जो गिरफ्तार हुआ है मेन मुलजिम का साथी, आबिद अली का साथी जो शफकत है, उसके मुताबिक जब उन्होंने 2 फायरों की आवाज़ सुनी तो उसके बाद वो खातून को और उसके बच्चों को छोड़ के भाग गए। और उनको लोगों के आने की आवाज़ भी आ रही थी कि डॉल्फिन वाले आ रहे हैं, इसलिए वो निकले और निकल के बिल्कुल पीछे जंगल था, वो जाके जंगल में छुप गए और इंतज़ार करने लगे सही वक्त। जब इस जगह पे रश शुरू हुआ, इनको मौका मिला, ये 2 घंटे तक जंगल में छुपे रहे, फिर वहां से निकले और आबिद अली के घर चले गए जो शेखुपुरा में है। और आबिद अली के घर से फिर ये अपने घर चला गया, आबिद अली अपने घर पे रहा या वहां से भाग गया। तो इस तरह ये सारी कहानी हुई उस दिन। इन लोगों को किसने वहां पे कहा कि आप आए और यहां डकैती करें और हमें हमारा हिस्सा दें? जब मैं सिंध में गया था ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे डाकुओं ने बताया था कि जो हम डकैती करते हैं या इगवा बराए तावान करते हैं तो हम उसमें हिस्सा पुलिस वालों को देते हैं। और पुलिस वाले ही हमें बाद वक़्त बंदा बताते हैं कि बंदा इतने बजे यहाँ से गुजरेगा, इस बंदे को आपने अगवा कर लेना, इससे आपने 10 लाख लेने हैं, 2 लाख आपके, 8 लाख हमारे। तो पुलिस वाले ही हमें बाद वक़्त बंदा पकड़ के भी देते हैं, जिसको अपने पास हम रखते हैं और फिर उससे हम तावान वसूल करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो सिंध के डाकू तो ये करते हैं दरिया के किनारे कच्चे के इलाके में। इसी तरह ये भी कच्चे का इलाका है, यहाँ पे भी क्रिमिनल्स हैं और यहाँ की पुलिस का भी रिकॉर्ड ऐसा ही है कि वो डाकुओं को सपोर्ट करती है, कब्जा ग्रुपों को सपोर्ट करती है, 2 नंबर लोगों को सपोर्ट करती है। तो आपको ये सारे पुलिस वाले चेक करने पड़ेंगे कि इनमें वो कौन सा पुलिस वाला है जिसने माजी में वो उस पुलिस स्टेशन में रहा जहां पे आबिद अली गिरफ्तार हुआ था, या कौन सा पुलिस वाला है जिसके आबिद अली के साथ ताल्लुकात हैं। आबिद अली के टेलीफोनिक रिकॉर्ड आपको पूरी तरह चेक करने पड़ेंगे कि इस चौकी में या इसकी सराउंडिंग में रहने वाले किस पुलिस वाले के साथ आबिद अली के ताल्लुकात हैं और वो लूट मार करके उसमें से एक हिस्सा कौन से पुलिस वालों को देता था, जिस वजह से इनके लिए ये माहौल पैदा किया जाता था कि शाहराह के ऊपर आप लूटे, हमारी पास ही जो है वो चौकी है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब शक जा रहा है पुलिस की जानिब। अगर आप उस जगह पे जाके खड़े हो और पुलिस चौकी से आप फासला देखें और उसके बाद आप जाए वकुआ देखें, फिर आप मुल्जिमान की दलेरी देखें कि किस तरह से वो दंदनाते हुए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको इस बात का डर भी नहीं है कि ये खातून ने पुलिस को कॉल किया होगा, किसी को बुलाया होगा, कोई इसकी मदद करने के लिए आ रहा होगा, 2 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई है, वो डरे ही नहीं किसी वजह से भी। इसका मतलब है कि उनका इन्फॉर्मर पक्का था कि आपके पीछे आने वाला कोई नहीं है, आपने जो कार्रवाई करनी है डकैती की करें और निकल जाए। तो डकैती के बाद उन्होंने खातून का रेप किया और जब वहां पे डॉल्फिन पुलिस पहुंची, क्योंकि 15 पे कॉल हो चुकी थी, आला पुलिस अफसरान को पता चल गया था, तो फिर खालिद मसूद नामी राहगीर ने जब 15 पे कॉल की और डॉल्फिन पुलिस आई तो फिर इनको भागना पड़ा और ये वहां से भाग गए। अब मुल्जिमान का और पुलिस का गठजोड़ कोई नई चीज नहीं है। मैं पहले भी ये कह रहा था, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि आला ऑफिसर्स को शायद इस बात का पता ना हो,
लेकिन लोकल पुलिस मुमकिना तौर पे उनकी मर्जी के बगैर किसी शाहराह के ऊपर सड़क को बंद करके या रोक के डकैती नहीं हो सकती। और ये मुल्जिमान इस बात को तस्लीम कर चुके हैं पहले, और अखबारात में छप चुका है हर जगह पे कि हम यहाँ पे पहले भी डकैतियाँ करते रहे हैं, ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि इनमें से किसी एक डाकू के साथ पुलिस वालों का ताल्लुक था। और अब मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे लोकल, क्योंकि मैंने बहुत सारे वहाँ ज़िम्मेदारों से रब्ता किया, बहुत सारे ऐसे लोगों से रब्ता किया जो पुलिस के साथ उठते बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रब्ता किया जो यहाँ पे अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिनके कब्जा ग्रुपों के साथ ताल्लुकात हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो मैंने जब इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की तो मुझे पता चला कि मुबैना तौर पर जो आबिद अली है उसके ताल्लुकात थे यहाँ पुलिस वालों के साथ, और वो पुलिस वालों की इजाज़त से यहाँ पे डकैती मारता था। और वो जो आबिद अली है वो भागा हुआ नहीं है, वो भगाया गया है। जानबूझ के इंफॉर्मेशन लीक की गई थी कि आबिद अली को हम पकड़ने जा रहे हैं, ये बंदा आया, ये शक्ल है, ये तस्वीरें, मीडिया को जानबूझ कर बताया गया। और ये हमारे 300 बंदों की टीमें चली गई हैं, 200 बंदों की टीमें चली गई हैं, उसके भागने का रास्ता हमवार किया गया। क्योंकि आबिद अली अगर पकड़ा गया तो याद रखिएगा वो शोर मचा देगा, वो बता देगा कि मुझे पुलिस वालों ने बुलवाया था, वो मेरे से डकैतियां करवाते थे। और अगर आबिद अली पकड़ा गया तो वो सारा पोल खोल देगा कि कौन कौन से पुलिस वाले किस किस तरीके से मुलव्विस थे इन सारी कार्रवाइयों में। लिहाजा ये बड़ा अहम है कि आबिद अली को जिंदा गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं। मुमकिना तौर पे उसको छुपाया गया है, हो सकता है वो कभी मंजर आम पे ना आए, लेकिन अगर वो गिरफ्तार हुआ तो ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ही राज है कि किसकी इजाज़त से वो इस मेन शाहराह के ऊपर रात के वक्त आके रोज़ाना डकैती करता था। ये 4-5 किलोमीटर का एक पैच है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ इस एरिया में ये एक पुलिस चौकी है। इस पुलिस चौकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये एरिया आता है। अगर इस एरिया में कोई डकैती होती है या वारदातें होती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार पुलिस वाले हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि थोड़ा अर्सा पहले इस रोड के ऊपर रेसें होती थी 1 to 5 की, और वो लोग बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल की रेसें होती थी, और वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा और रिश्वत देते हैं रेस लगाने के लिए। तो वो जो रेस होती थी उसका पैसा भी पुलिस वालों को दिया जाता था। मैंने खुद शिकायत की थी पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद हर एतवार को वहाँ पे रेस होती थी, और वो उसका भत्ता जो है वो पुलिस वालों को, इसी चौकी वालों को देते थे। तो ये CCPO लाहौर को, अब जो गलती उनसे होनी थी वो उनसे हो गई है, लेकिन CCPO लाहौर को इस पहलू को ज़रूर देखना पड़ेगा कि उनकी पुलिस किस हद तक मुलव्विस है, और आबिद नाम का बंदा जो है उसको हर हाल में अरेस्ट किया जाए, ना सिर्फ उसको गिरफ्तार किया जाए बल्कि उससे पूछा जाए कि कौन है उसका सपोर्टर जिसके कहने पे वो इस रोड के ऊपर डकैतियां करके उसको उसका हिस्सा पहुंचाता था। ये खबर भी है और हम सब के लिए सोचने का मुकाम भी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।